नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं आपको एक पत्र पढ़ के सुना रहा हूं। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन ये जरूरी इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना जबरदस्त कैंपेन चलता रहा कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 76 साल के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, और उसके बाद संघ का फरमान आ गया है कि 76 के होते ही आप दूसरे के लिए रास्ता दे दीजिए। संघ प्रमुख ने यह बात पहले ही कह दी। फिर अगस्त का महीना आया, 26, 27, 28 तीन दिनों तक संघ का 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ दिल्ली के विज्ञान भवन में, और उसमें दुनिया भर से लोग आए। देश के कोने कोने से तो लोग आए ही, दुनिया भर से लोग आए। और आखिरी सत्र जो था उनका खास तौर से पत्रकारों के साथ था, और उसमें प्रिंट के, डिजिटल के, टेलीविजन के सारे पत्रकार उसमें वहां मौजूद भी थे, और कुछ लोग लाइव उसको देख भी रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। उसमें बहुत सारे सवाल थे। उसमें एक सवाल ये भी था कि 17 सितंबर के बाद क्या मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? आपने क्या मोदी जी के इस्तीफे के लिए वो बात कही थी कि 75 की अगर आप होते हैं उसके बाद लोगों के लिए जगह छोड़ना चाहिए? उसका उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से उत्तर दिया कि ना तो ये बात मैंने मोदी जी के लिए कहा और ना ही अपने लिए कहा। 6 दिन पहले 11 सितंबर को 75 साल के हो गए संघ प्रमुख मोहन भागवत, और 6 दिन बाद 75 साल के होंगे नरेंद्र मोदी। 75 साल के मतलब 17 सितंबर को। तो 6 दिन के बड़े हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत नरेंद्र मोदी से। 28 अगस्त 2025 को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैंने ये बात मोदी जी के लिए नहीं कही थी और ना ही मैंने अपने लिए कही थी। ये भी स्पष्ट हो गया। उसके बाद भी, उसके बाद ये चलता रहा कि आखिर क्या बात हो गई, कैसे ये मामला टर्न हो गया। लेकिन 26, 27 अगस्त, 28 अगस्त के पहले एक और तारीख आई, और वो तारीख थी 15 अगस्त की। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से देश में पहली बार इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूरी भूरी प्रशंसा की। पहली बार हुआ ऐसा। अब ये 15 अगस्त, ये टाइमलाइन आप खाली नोट करते जाइए। 15 अगस्त के पहले भी कुछ तारीखें महत्वपूर्ण हैं, और 15 अगस्त और 26 अगस्त के बीच की भी कुछ तारीखें महत्वपूर्ण हैं। 19-20 अगस्त को दिल्ली में, 15 अगस्त और 26 अगस्त के बीच की, 26, 27, 28 हुआ संघ के जो बड़े कार्यक्रम थे विज्ञान भवन में, और 26, 27, 28 के पहले 19-20 अगस्त को संघ की एक बैठक हुई बंद कमरे में। उस बैठक में मार्गदर्शक मंडल के मुरली मनोहर जोशी विशेष आमंत्रित थे, और मुरली मनोहर जोशी ने उस बैठक में 70 पेज का एक स्लाइड प्रेजेंट किया संघ प्रमुख के सामने। उसमें 40-50 प्रमुख लोग थे, 30-40 संगठनों के लोग थे, और उस क्लोज डोर मीटिंग में मुरली मनोहर जोशी ने एक जो प्रस्तुतिकरण दिया, वो प्रस्तुतिकरण था कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, और ये स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। उसके बाद ये खबर आई, इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को ब्रेक किया था, और उस पर यह चर्चा चलनी शुरू हो गई कि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जो नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के तोहफे की बात की है, वो ऐसे ही नहीं की है। इसका पटाक्षेप हुआ 19-20 अगस्त को,
और 19-20 अगस्त का जो प्रेजेंटेशन था, उस प्रेजेंटेशन की तैयारी बहुत पहले से हो रही थी और ये बात प्रधानमंत्री मोदी को 15 अगस्त 2025 के पहले पता चल चुकी थी कि संघ प्रमुख 19-20 अगस्त को मिलने वाले हैं और उसमें मुरली मनोहर जोशी संभवतः कुछ बोलने वाले हैं और वो अगर कुछ बोलेंगे तो संभवतः वो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के ही होगी। उस पर ही शायद उनकी कोई टिप्पणी है या जहां से जो कुछ भी आंकड़े जुटाए जा रहे थे या ये जो पूरा स्लाइड बन रहा था, ये जो तैयारी हो रही थी, अगर 70 पेज की स्लाइड बनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि 19-20 अगस्त को संघ प्रमुख ने बुलाया मुरली मनोहर जोशी को और वो जाकर के 70 पेज का प्रेजेंटेशन दे आए। 70 पेज के प्रेजेंटेशन के लिए पूरा रिसर्च करना पड़ा होगा, पूरी टीम लगी होगी और वो टीम ये पूरा रिसर्च करके कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्लोरियस पिक्चर दिखाई जा रही है, वो नहीं है, जो स्वर्णिम पिक्चर दिखाई जा रही है, वो नहीं है। सच्चाई ये है कि कुछ परसेंट लोगों के पास अधिक संपत्ति हो गई है और इस तरह से उसको दिखाया जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी ने एक प्रेजेंटेशन दिया। अब इस प्रेजेंटेशन की जो तैयारी हो रही होगी, उसमें निश्चित रूप से सरकार के पास ऐसा कहा जा रहा है कि एक खुफिया एजेंसी की खबर आ गई थी कि इस तरह के प्रेजेंटेशन दिए जाने वाले हैं और ये कहा जा रहा है कि 19-20 अगस्त को जो बात होने वाली थी, उसको एक प्रकार से टोन डाउन करने के लिए 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से 2 बातें कही गई। अभी 26-27 अगस्त आने बाकी है। 19-20 अगस्त के पूरी मीटिंग को एक प्रकार से टोन डाउन करने के लिए 15 अगस्त को 2 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया गया। एक बात तो ये कि आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए ये जो ट्रंप का जो टैरिफ इफेक्ट है, इसको ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी को स्लो डाउन से बचाने के लिए सप्लाई चेन में कोई कमी नहीं हो, डिमांड और सप्लाई दोनों में एक साम्य बना रहे, बरकरार रहे, उसमें कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, इसके लिए जीएसटी के रेट में सुधार करना जरूरी था। ये पहली बात हुई और जो कि उन्होंने घोषणा कर दी। और दूसरी बात कि चूंकि संघ प्रमुख के सामने ये प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, इसलिए संघ प्रमुख संघ की ही तारीफ कर दीजिए। अब ये कयासबाजी है सोशल मीडिया पर, इस तरह की चर्चाएं आम हो गई कि साहब मोदी देखिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया कि 15 अगस्त को ही 19-20 अगस्त की जो बात थी उसको उन्होंने एक प्रकार से पानी फेर दिया और 15 अगस्त को ही संघ की तारीफ कर दी जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से नहीं किया था, लेकिन इन्होंने किया और संघ की अगर थोड़ी बहुत नाराजगी होगी तो उस नाराजगी को कम करने की कोशिश की। दूसरी बात कही गई कि इकोनॉमी पर अगर संघ मान लीजिए कि नाराज है तो उनकी भी नाराजगी को सुना गया और प्रधानमंत्री ने जीएसटी के लिए रिफॉर्म जो जीएसटी 2.0 है उस पे उन्होंने जबरदस्त रिफॉर्म का मास्टर स्ट्रोक चल दिया। ये तो हो गई साहब 15 अगस्त, 19-20 अगस्त और फिर 26, 27, 28 अगस्त को जो क्लोजिंग डे था, उस दिन जो मोहन भागवत जी ने कहा कि 75 का जो विषय है उसका कोई मतलब नहीं है, वो एक व्यंग्य का हिस्सा था। ना तो मैंने मोदी जी के रेफरेंस में कहा, ना मैं अपने रेफरेंस में कह रहा हूं। अब 15 अगस्त चला गया, 19-20 अगस्त चला गया और 26, 27, 28 अगस्त ये भी चला गया। अब तारीख 2 बहुत महत्वपूर्ण हो गई। एक तारीख महत्वपूर्ण हो गई 11 सितंबर और दूसरी तारीख महत्वपूर्ण हो गई 17 सितंबर। बड़ा तारीखों का बड़ा खेल है। अब यहां भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक और फुल टॉस आ गया, जहां पर कि सोशल मीडिया में जो कैंपेन चल रहा है मित्रों, उस कैंपेन को तहस नहस करने के लिए ये काफी था। अब जैसे कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री खेल रहे हैं और उनको एक से एक गेंद मिल रहे हैं और हर गेंद को वो ठीक से टैकल कर रहे हैं। इस बार उनको फुल टॉस मिल गया और फुल टॉस ऐसा मिल गया 11 सितंबर की तारीख मिल गई। अगर ये तारीख 17 सितंबर के बाद आती तो संघ प्रमुख का इंतजार किया जाता कि प्रधानमंत्री को कौन कौन बधाई दे रहा है, संघ प्रमुख दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। देंगे ही देंगे, लेकिन उस 17 तारीख तक ये कयास चलता रहता 28 अगस्त को संघ प्रमुख के बोलने के बाद भी कि पता नहीं 17 तारीख को क्या होगा। लेकिन
11 सितंबर जो तारीख आ गई तो समझिए कि नरेंद्र मोदी को फुल टॉस मिल गया और उन्होंने एकदम से फुल टॉस को बिना वक्त गंवाए शानदार टाइमिंग के साथ हाफ बॉली बनाया और सीधा आप चाहे मिड विकेट कह लें या मिड ऑन कह लें, अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आपको मालूम होगा कि बॉलर के ठीक पीछे मिड ऑफ और मिड ऑन होता है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया फुल टॉस मिला तो आप मिड ऑन पे छक्का लगाने में बड़ी आसानी होती है। तो मिड ऑन पे उन्होंने छक्का लगा दिया। कैसे छक्का लगा दिया? अब मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं और इसे जानना बहुत जरूरी है। और इसके बाद मित्रों ऐसा ताला लगा कि अब अकुलाहट हो रही है सोशल मीडिया पे। जो बैटरी लगी हुई थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ भयंकर कैंपेन चला रही थी, वो इन तारीखों से धाराशायी होते चले गए। 15 अगस्त को धाराशाही हुए, 19-20 को लगा कि अरे मामला बचा हुआ है, तो 28 अगस्त को धाराशाही हो गए और 28 अगस्त के बाद दूसरा मौका आया 11 सितंबर का। क्या था 11 सितंबर को? 11 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का जन्मदिन था और ये 75वां जन्मदिन था। इसी तारीख को लेकर के कयासबाजी चल रही थी कि मोहन भागवत जी ने कहा है तो वो खुद भी रिटायर हो जाएंगे और मोदी को भी रिटायर कर देंगे, या ऐसा हो सकता है कि मोहन भागवत खुद रिटायर होकर के मोदी के ऊपर एक दबाव बना देंगे, नैतिक दबाव बना देंगे, देखिए साहब मैं भी रिटायर हो गया। लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ क्या? प्रधानमंत्री ने वो कर दिया मित्रों जो आज तक किसी ने कल्पना नहीं की होगी। किसी ने कल्पना नहीं की होगी। इतने दिनों से संघ और मोदी के बीच में तकरार को स्थापित करने के लिए जो कैंपेन चला, उस कैंपेन की मोदी ने हवा निकाल दी और किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि मोदी ऐसा कर सकते हैं। मोदी ने वैसा कर दिया और पूरी तरह से एक प्रकार से ताला लग गया इस कैंपेन पे जो इतने दिनों से चल रही थी। क्या है? कैंपेन को कैसे तालाबंदी की नरेंद्र मोदी ने, वो जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने एक लेख लिखा, वो अंग्रेजी में भी छपा, हिंदी में भी छपा और देश के प्रमुख अखबारों में छपा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे छपा और फिर उनका ये पत्र तो वायरल हो गया। आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा मैं उनको ये पत्र पूरा पढ़ के सुना रहा हूं। और यही मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी पॉलिटिकली न सिर्फ स्मार्ट हैं, बल्कि वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को धोबिया पछाड़ देने में बड़े माहिर हैं। और इसलिए आपको मोदी की तारीफ करनी पड़ेगी कि विपरीत परिस्थिति में भी जब चारों तरफ उनके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चल रहा हो, तब मोदी कैसे खुद को खड़ा कर लेते हैं। ये मोदी से सीखने की बात है। इसीलिए मैं इस पत्र का आपको जिक्र कर रहा हूं कि जिसको सबसे अधिक विरोधी बनाया गया कैंपेन के दौरान, कि संघ प्रमुख प्रमुख ने एकदम से मोर्चा खोल लिया है। मोदी को वो अब देखना नहीं चाहते हैं। मोदी को अब किसी भी सूरत में 17 सितंबर के बाद उनका इस्तीफा लेकर रहेंगे, या नहीं तो संगठन पर, संगठन की बात मैं अभी बाद में आता हूं, लेकिन मोदी को वो अब नहीं देखना चाहते हैं। हुआ उल्टा। और वो जो पत्र मोदी ने लिखा, उस पत्र को जब आप सुनेंगे तो आप मोदी की बुद्धिमत्ता, मोदी की संवेदनशीलता और मोदी क्या है इसे समझ जाएंगे कि संघ के प्रति मोदी क्या सोचते हैं। दोनों प्रचारक रहे हैं, मोदी भी प्रचारक रहे हैं और सरसंघ चालक तो है ही है। तो दो प्रचारक दो महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं और एक जो देश को चला रहे हैं वो एक एक निजी संस्था के प्रमुख के बारे में जिनकी बड़ी गहरी छाप है समाज के ऊपर, उनके बारे में वो क्या लिख रहे हैं, क्या सोचते हैं, ये जरा सुनिए। आज 11 सितंबर है। यह दिन अलग-अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व बंधुत्व का संदेश दिया, और दूसरी स्मृति है 9/11 का आतंकी हमला, जब विश्व बंधुत्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन की एक और विशेष बात है। देखिए, ध्यान दीजिए।
विवेकानंद से तुलना की और 9/11 जो हुआ था उसका भी मोदी ने जिक्र किया। अद्भुत तुलना है दोनों दिन की तारीख की तुलना। और उसके बाद जो तीसरा जो सबसे बड़ी विशेष बात है वो बता रहे हैं। आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्म दिवस है जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता, समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। संघ परिवार में जिन्हें परम पूजनीय सर संघ चालक के रूप में श्रद्धा भाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है। यह एक सुखद संयोग है कि इसी साल संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। मैं भागवत जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। मेरा मोहन भागवत जी के परिवार से, अब देखिए, इसको कहते हैं मोदी। मोदी से टकराना बहुत मुश्किल है, मोदी को समझना बहुत मुश्किल है। और मोदी बार बार आपको मौका देते हैं कि मोदी को समझिए, मोदी को जानिए। मोदी शार्पेस्ट ब्रेन है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मोदी देखिए क्या लिख रहे हैं। मेरा मोहन भागवत जी के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे उनके पिता स्वर्गीय मधुकर राव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। अब मोदी अपने प्रतिद्वंदियों को सीधा संकेत कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि आपको अगर यह गलतफहमी हो कि संघ के साथ मेरा मतभेद है और सरसंघ चालक के साथ मेरा कोई मतभेद है, तो इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। मैं सरसंघ चालक के पिता के साथ काम कर चुका हूं, इसलिए सरसंघ चालक के परिवार से मेरा रिश्ता रहा है। मोदी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। ये मोदी संकेत कर रहे हैं और प्रतिद्वंदियों को संदेश भी दे रहे हैं। लिख रहे हैं कि निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में मधुकर राव जी के बारे में विस्तार से लिखा भी है। अब लीजिए साहब, अब ये जो कयासबाजियां चल रही थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ सरसंघ चालक एकदम से मोर्चा खोल दिया है, अब उनके लिए ये संदेश है कि ज्योतिपुंज जो उन्होंने किताब लिखी है उसमें बजाप्ता मोहन भागवत जी के पिताजी के साथ जो उनका सानिध्य रहा या उनके साथ जो काम करने का उनको अवसर मिला है, उसका विवरण उन्होंने किया है उस किताब में और उसका उल्लेख कर रहे हैं प्रधानमंत्री। विस्तार से लिखा भी है। वकालत के साथ साथ मधुकर राव जी जीवन भर राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित रहे। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य की मजबूत नींव रखी। मतलब संघ प्रमुख के पिता मधुकर राव की गुजरात कनेक्शन भी उन्होंने जोड़ दिया। मोदी ने कहा कि संघ प्रमुख के जो पिता हैं मधुकर राव साहब, उनका गुजरात से गहरा रिश्ता रहा है और संघ की मजबूत नींव रखने में संघ प्रमुख के पिता मधुकर राव की बड़ी भूमिका थी। अब गुजरात में संघ की मजबूत नींव रखने में मधुकर राव जी की भूमिका थी। अब आप देखिए साहब, मधुकर राव जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि अपने पुत्र मोहन राव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकर राव ने मोहन राव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी। जबरदस्त। अब मोदी लिख रहे हैं कि मधुकर राव जी स्वयं एक पारसमणि थे और वो अपने पुत्र मोहन राव को भी पारसमणि के रूप में ही गढ़ा। भागवत जी का पूरा जीवन सतत प्रेरणा देने वाला रहा है। अब भागवत जी पर वो आते हैं। वे 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। सामान्य जीवन में प्रचारक शब्द सुनकर यह भ्रम हो जाता है कि कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जो संघ को जानते हैं, अब संघ के बारे में बतला रहे हैं, लेकिन जो संघ को जानते हैं उनको पता है कि प्रचारक परंपरा संघ कार्य की विशेषता है।
गत 100 वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक युवतियों ने अपना घर परिवार त्याग करके पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भागवत जी भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी है। भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत जी ने आपातकाल विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में मोहन भागवत जी के कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेहपूर्ण याद करते हैं। इसी कालखंड में मोहन भागवत जी ने बिहार के गांव में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने से के कार्य में समर्पित रहे। अभी बिहार में चुनाव है, इसलिए खास तौर से उन्होंने बिहार का जिक्र भी किया है। वर्ष 2000 में वे कार्यवाह बने और यहां भी भागवत जी ने अपनी अनोखी कार्यशैली से हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभाला। 2009 में वे सरसंघ चालक बने और आज भी अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। भागवत जी ने राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि माना। सरसंघ चालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है, यह एक पवित्र विश्वास है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तियों ने आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है। असाधारण व्यक्तियों ने इस भूमिका को व्यक्तिगत त्याग, उद्देश्य की स्पष्टता और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण के साथ निभाया है। यह गर्व की बात है कि मोहन भागवत जी ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है, बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई और सहृदय नेतृत्व भी जोड़ा है। शब्दों का चयन देखिए। भागवत जी का युवाओं से सहज जुड़ाव है और इसीलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। वे लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और संवाद करते रहते हैं। श्रेष्ठ कार्य पद्धति को अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, ये मोहन जी की बहुत बड़ी विशेषता रही है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखते हैं तो संघ की 100 साल की यात्रा में भागवत जी का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। समझे बात को। उन्होंने सारे संघ चालकों में वर्तमान सरसंघ चालक को एकदम से अपर पेडेस्टल पर बिठा दिया और कहा कि इनका कार्यकाल सर्वाधिक परिवर्तन का कार्यकाल रहा। मतलब संघ के अंदर भी और संगठनात्मक रूप से भी और संघ की कार्य संस्कृति में भी बदलाव का कार्यकाल कालखंड था। फिर उन्होंने कोरोना का जिक्र किया। इस वर्ष की शुरुआत में मैंने नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान मैंने कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है। ये जिक्र कर रहे हैं इसी वर्ष की शुरुआत में, जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। इस अक्षयवट वृक्ष की जड़ें इसके मूल्यों की वजह से बहुत गहरी और मजबूत है। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में जिस समर्पण में से मोहन भागवत जी जुटे हुए हैं, वो हर किसी को प्रेरणा देता है। अब ये पूरा जो लंबा लेख है, पिछले दिनों बेटी बढ़ाओ और सबका जिक्र उन्होंने किया। कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो जाएगा। यह भी सुखद संयोग है कि विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन आ रहे हैं। यह भारत और विश्व भर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघ चालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक युवा स्वयंसेवक से लेकर सरसंघ चालक तक की उनकी जीवन यात्रा उनकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है। मैं मां भारती की सेवा में समर्पित मोहन भागवत जी के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की पुनः कामना करता हूं। उन्हें जन्म दिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं। ये पत्र ही लिख दिया प्रधानमंत्री मोदी ने सरसंघ चालक के लिए। अब ये जो कैंपेन चल रहा था, उस पर ताला लग गया, सब चुप। अब क्या करें?
अब खलबली मच गई है। करी राम, इतने बड़े उद्गार मोदी के तरफ से स्वयं लेख लिख करके अब अकुलाहट हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि मोदी भागवत को मनाने के लिए, रिझाने के लिए, पटाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं और इसलिए कि भागवत नाराज है और अमित शाह कह रहे हैं कि साहब कुछ करिए। हाँ, नड्डा साहब कह रहे हैं कि साहब कुछ करिए, इसलिए कर मतलब जो भाव उनके मन से सहृदय भाव, जो स्वाभाविक भाव निकला है, उसका अगर उन्होंने प्रकटीकरण किया है, तो कहा जा रहा है कि नहीं, नहीं, ये बहुत ही चालबाजी के तहत ये काम किया गया है। निश्चल पत्र है, निश्चल शुभकामनाएं हैं, लेकिन उसमें छल ढूंढा जा रहा है, उसमें प्रपंच ढूंढा जा रहा है और वो प्रपंच ढूंढ करके मोदी का किसी तरीके से प्रपंच करके उनको किसी तरीके से बदनाम कर दो। अब ये बदनामी चस्पा नहीं हो रही है। मैंने तारीख का जिक्र किया आपको, सारी तारीख पर मोदी निकलते जा रहे हैं। लाल किला के प्राचीर पर भी 19-20 अगस्त में थोड़ी बहुत चर्चा हुई होगी, 28 अगस्त को खुलासा हो गया, 11 सितंबर को यह आलेख आ गया और अब 17 सितंबर आ रहा है। मोदी अपने कार्य पर अनवरत जारी है। ताला लग गया, अब कुछ नया कैंपेन शुरू होगा और वही कैंपेन शुरू हो गया है कि दोनों के बीच में साठ-गांठ हो गई है। ये डील किसी ने करवा दी है। मोदी और संघ के बीच में डील हो गई है और डील करने वाले कुछ खिलाड़ी हैं। वो अरुण कुमार हैं, तो फलना है, तो चिलना है। दत्तात्रेय होसबोले जी ने किया है, अरुण कुमार ने किया है, किसी और ने किया है। ये सारी कवायदें चलनी शुरू हो गई। सच ये है कि संघ और मोदी में अगर कोई मतभेद भी होगा तो बैठ करके वो सॉल्व करने की स्थिति में। हाँ, ये बात जरूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अभी भी नाम का फैसला नहीं हो रहा। ये बात सही है कि संघ उसमें कुछ अपने नाम जरूर डलवाना चाहता है और इसके लिए सहमति बन रही है। बनेगी सहमति तो नाम की घोषणा भी हो जाएगी। इंतजार कीजिए। फिलहाल कम से कम मोदी ने ये जो संघ और मोदी के बीच में टकराहट पैदा की थी, जो कैंपेन करने वालों ने, विशियस कैंपेन चलाने वालों ने, उनके मुंह पर जबरदस्त ताला जड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।